10 मिनट के अंदर बेसमेंट भर गया था। हमने पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट को बुलाया, पर वो 9 बजे के बाद आए। तब तक मेरे 3 यूपीएससी के साथी मर चुके थे। बारिश के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें फंसकर 3 छात्रों की मौत हुई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स के लिए 27 जुलाई एक भयानक दिन था। अजीब बात यह है कि वही इलाका जिसने देश के कई आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स को तैयार किया, जो हमारे देश की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वो उस इलाके की बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटीज का भी समाधान नहीं निकाल पाए, जहाँ वो एक समय स्टूडेंट थे। पुलिस को बलि का बकरा चाहिए था और वो बकरा हमको मिल गया। और मानो कि देशवासियों पर एक टाटा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ बजट की अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद और टैक्स सबमिशन डेडलाइन के कुछ दिन पहले। दिल्ली के रेजिडेंट्स को तो टाटा लगा ही है, क्योंकि उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोष डालती है स्टेट गवर्नमेंट पर, जो दोष डालते हैं एमसीडी पर, जिसके कई ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और ये कहानी बस दिल्ली की नहीं है, मानो देश की हर शहर की है। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर बेंगलुरु, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खोखला है अंदर से। तो राउज आईएएस इंस्टीट्यूट के केस में हुआ क्या, जानते हैं सारी डिटेल्स। ओल्ड राजेंद्र नगर सेंट्रल दिल्ली में एक लोकेलिटी है। 1950s में इधर कई कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी और मोस्टली इधर पार्टीशन के रेफ्यूजीज रहते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर बनने लगे 1990s में। वाजीराम एंड रवि इधर पहला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो इधर एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद ऐसे ही कई कोचिंग सेंटर्स इधर खुलने लगे, जैसे विजयन आईएएस, चाणक्य आईएएस अकेडमी और दृष्टि आईएएस। कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ दूसरे बिजनेसेस भी खुलने लगे, जैसे लाइब्रेरीज, बुक शॉप्स और फोटोकॉपी बिजनेसेस। इसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर एक यूपीएससी प्रिपरेशन का हब बन गया मानो। और राउज का आईएएस इंस्टीट्यूट कई बिजनेसेस में से एक था जो इस इलाके में काम कर रहा था। राउज आईएएस की बिल्डिंग एक 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, जहाँ पार्किंग भी था और बेसमेंट भी। बेसमेंट जमीन के 8 फीट नीचे था और बच्चों की लाइब्रेरी के लिए यूज किया जा रहा था। 27 जुलाई को इस इलाके में बहुत तेज बारिश हो रही थी और 3 फीट तक पानी आ गया था। अब जैसे जैसे पानी की लेवल बढ़ी, राउज का आईएएस इंस्टीट्यूट सेफ था, क्योंकि बिल्डिंग के आसपास 4 फीट की सीमेंट की दीवार भी थी और बीच में एक काले रंग का आयरन का गेट भी था, जिससे पानी बिल्डिंग के अंदर आ नहीं पा रहा था। पर थोड़ी देर में ये चेंज हुआ। 6:45 PM को एक एसयूवी कोचिंग इंस्टीट्यूट के गेट से गुजरी। इस गाड़ी को चला रहे थे बिजनेसमैन मनोज कथूरिया और सेंट्रल डीएसपी एम हर्षवर्धन ने कहा कि वो बहुत फास्ट चला रहे थे। जैसी गाड़ी गुजरी तो एक फोर्स क्रिएट हो गई, जिससे पानी इंस्टीट्यूट के गेट पर लगा और गेट टूट गया। इसके बाद पानी इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आने लगा। पर मनोज की बीवी ने कहा कि वो स्पीडिंग नहीं बल्कि एक सेफ जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस इंसिडेंट के 15 मिनट बाद दिल्ली की फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आया कि राउज आईएएस इंस्टीट्यूट में पानी आ रहा है बहुत तेजी से बेसमेंट में। बेसमेंट में थी एक लाइब्रेरी जहाँ 20 स्टूडेंट्स चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स में शामिल थे 29 ईयर ओल्ड नेविन दलविन, जेएनयू में एक पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट, 21 साल की तानिया सोनी जो डीयू की ग्रेजुएट थी, और 25 साल की श्रेया यादव जो उत्तर प्रदेश के अपने गांव से पहली लड़की बनी जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी। झट से एक सिक्योरिटी गार्ड उधर आया जिसने एक वार्निंग दी। इसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना सामान छोड़ा और वो भागने लगे। एक मेरे गार्डमैन थे जो मेरे गार्डमैन है, वो भाग के नीचे आए एंड ही शाउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और आपका बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज, पानी आ रहा बहुत तेज। जो ऊपर का सिक्योरिटी गार्ड था उसने पावर सप्लाई बंद कर दी थी ताकि कोई इलेक्ट्रोक्यूट ना हो। राउज आईएएस में एक स्टूडेंट ने कहा कि स्टूडेंट्स बाहर आने की कोशिश कर रहे थे पर उनके हाथ फिसलते रहे रेलिंग पर। एक आखिरी लड़का जो बेसमेंट से निकला उसने कहा कि 2 लड़कियां पीछे रह गई थी। उन्होंने उसके पैर पकड़ने की कोशिश करी पर उनका हाथ फिसल गया। इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर ने भी मदद करने की कोशिश करी और उन्होंने 7 से 8 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला बेसमेंट से, पर बेसमेंट में पानी बहुत तेजी से आ रहा था। स्टूडेंट्स बेसमेंट से निकल ही नहीं पा रहे थे। इसके अलावा जो बायोमेट्रिक सिस्टम था बिल्डिंग से बाहर और अंदर आने का, वो मैल फंक्शन कर गया था। शाम के 7:25 PM तक उधर कई दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स पहुंच गई थी। उनके पास से 4 पंप्स जिससे वो बेसमेंट का पानी निकाल रहे थे और एमसीडी ने उनको एक और पंप दिया था, पर पंप से इतनी मदद मिल नहीं रही थी क्योंकि जो इनफ्लो था पानी का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर 1 घंटे बाद भी कई स्टूडेंट्स मिसिंग थे। रात के 8:30 बजे नेशनल डिजास्टर असिस्टेंस फोर्स के डाइवर्स बुलाए गए ताकि वो बच्चों की मदद कर सके। पर देर रात 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज मिली बेसमेंट से। कई स्टूडेंट्स ने ये दावा किया कि 3 नहीं बल्कि कम से कम 8 डेथ्स हुई है। We have seen the ambulances. We have seen them taking dead bodies in police vans. We have seen more than 3 bodies. So that is just a false news from everywhere. पर ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन इसके बारे में दी नहीं गई। ऑफिशियल नोटिस 3 डेथ्स का ही है। जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया था तब अगले दिन दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल केस दर्ज किया, जिसके बाद कई खुलासे हुए। इससे पहली बात, राउज आईएएस इंस्टीट्यूट इल्लीगली एक लाइब्रेरी चला रहे थे बेसमेंट में। उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला तो था सरकार से, पर वो बस पार्किंग और स्टोरेज के लिए था। फायर विभाग के हिसाब से उसको फायर किया गया था। जो हादसा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका डिफीज कर रहा था। 2021 के दिल्ली के मास्टर प्लान में क्लियरली मेंशन है कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का जो बेसमेंट है वो स्टोरेज, पार्किंग और यूटिलिटी एरिया के तौर पे यूज किया जा सकता है।
अब कुछ लोग इसमें एक्सेप्शन जरूर है, जैसे लॉयर्स और डॉक्टर्स। एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बेसमेंट को यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए उनको कई कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे उधर ढंग की वेंटिलेशन, ड्रेनेज, लाइटिंग और इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। अगर ये सब है तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोकल अथॉरिटी को बता सकता है, जिसके बाद उनको एक परमिट मिल सकता है क्लासरूम सेटअप करने के लिए बेसमेंट में। पर इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बेसमेंट यूज कर रहे थे बिना किसी परमिट के। उल्टा दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज करे ये दिखाने के लिए कि वो बेसमेंट पार्किंग और स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं। पुलिस की एफआईआर में ये भी दावा किया गया कि बेसमेंट में कोई ड्रेनेज फैसिलिटी थी नहीं, जिसकी वजह से उधर पानी भर गया। इसीलिए 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अभिषेक गुप्ता, जो इंस्टीट्यूट के ओनर है, और देशपाल सिंह, जो इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर है, उनको अरेस्ट किया। ये भी पता चला कि पिछले महीने किशोर सिंह कुशवाहा, जो करोल बाग में रहते हैं, उन्होंने 3 ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करी थी एमसीडी को, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेसमेंट्स यूज कर रहे हैं बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के। पर पहली कंप्लेंट तो 1 महीने पहले सबमिट हुई थी। इमाम, जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि कोचिंग सेंटर 2 लाख रुपए की फीस तो लेते हैं, पर सेफ्टी 2 रुपए की भी नहीं देते। जैसे ही इंसिडेंट हुआ, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लग गए, जिसके बाद हल्ला मचा। पहले उधर आम आदमी पार्टी की एमपी स्वाति मलिवाल आई, ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स उनके खिलाफ नारे लगाने लग गए कि इधर आप अपनी पॉलिटिक्स मत कर। पर फाइनली अब सरकार जग गई थी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि वो एक एक्शन लेगी सभी बिल्डिंग्स के खिलाफ जहां बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेयर की क्या जिम्मेदारी है और एमपी की क्या जिम्मेदारी है। थोड़ी देर में मैं ये सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि इंसिडेंट हुआ किसकी वजह से। राजेंद्र नगर के करीब 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया था इसी वजह से। आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी ने कहा कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपनी बिल्डिंग मानो नालों पर ही बना ली है, जिसकी वजह से पानी ढंग से फ्लो ही नहीं होता। वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स में इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। इस खबर के बाद एमसीडी ने कई ऑफिशियल्स को फायर किया जो इस इंक्रोचमेंट को देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे उन्होंने एक जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया करोल बाग जोन के, जहाँ ये इंस्टीट्यूट है। फिर अगले दिन पार्लियामेंट पर इस इंसिडेंट के बारे में खूब चर्चा हुई कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पर इन सारी चीजों के बाद भी हमें अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिली। दिल्ली के एलजी दोष डालते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर, जो दोष डालती है दिल्ली के सिविल सर्वेंट्स और एमसीडी पर। कई एमसीडी ऑफिशियल्स इलेक्ट होते हैं और कई को एलजी खुद अपॉइंट करते हैं, जबकि एलजी की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इस सारी तमाशे के बीच दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें से एक है मनोज कतुरिया, जो अपनी गाड़ी चला रहे थे उस समय। तो आप खुद सोचो कि जिस समय 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, दिल्ली पुलिस ढंग का काम करने की बजाय उस ड्राइवर को अरेस्ट करिए जिसकी गाड़ी की वजह से पानी बेसमेंट में चले गया। तो क्या बारिश होगी तो लोगों को ड्राइव करना बंद कर देना चाहिए? ये है विश्वगुरु देश, तमाशा बना के रख दिया। मनोज कतुरिया के लॉयर्स ने कहा कि मेरा क्लाइंट तो बस गाड़ी चला रहा था, आपने उसको क्यों अरेस्ट कर लिया और ना कि एमसीडी, पीडब्ल्यूडी या फिर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल्स को? कोर्ट्स ने सवाल जरूर पूछे दिल्ली पुलिस से कि आपने इस बेचारे आदमी को क्यों अरेस्ट कर लिया, पर उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। अब थैंकफुली हल्ला हुआ तो उनको आज बेल मिल गई, पर उनको जेल में जाने की जरूरत ही क्या थी? दिल्ली की गवर्नेंस में चाहे पुलिस हो, गवर्नमेंट हो या फिर कोर्ट्स हो, क्या तमाशा चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तमाशे के लिए आप जिम्मेदार कौन है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पैसों की कमी की वजह से, बल्कि ये क्रिएट हुई है पॉलिटिकल खिचड़ी की वजह से। ऑन पेपर तो एमसीडी जिम्मेदार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, क्योंकि वो एक इलेक्टेड बॉडी है जहाँ कई मेंबर्स हैं और जिनको सिविक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली की शहर की। एमसीडी की जिम्मेदारी की बिल्डिंग्स बेसमेंट का रूल फॉलो करे, वो रोड जो 60 फीट से कम की है उधर साफ सफाई हो और जो भी नाले हैं वो साफ रहे। पर दिल्ली बस एक शहर नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। पर इसी से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कायदे में एमसीडी जिम्मेदार है लोकल लेवल की गवर्नेंस के लिए, पर उसकी एक सिग्निफिकेंट फंडिंग आती है स्टेट गवर्नमेंट से और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि वो एक अनइलेक्टेड ऑफिशियल है, वो एमसीडी के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। दिल्ली का हाईकोर्ट भी तंग आ गया इस चीज से। उन्होंने कहा एक खिचड़ी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जहां कोई भी एजेंसी कोई जिम्मेदारी उठाए ना, बल्कि एक दूसरे पर दोष डालते रहे। इस खिचड़ी को समझने के लिए ये वीडियो ही देख लो, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज दिल्ली चीफ सेक्रेटरी से टाइम मांग रहे हैं नालों की सफाई के लिए। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे।
My humble request also, we want a solution to this. यही खिचड़ी हम नालों की मैनेजमेंट में भी देख सकते हैं। दिल्ली में 3740 किलोमीटर की ड्रेन्स है, पर गेस करो कि कितनी अथॉरिटीज इन ड्रेन्स को मैनेज करेंगे? 8। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रिंग रोड के अराउंड ड्रेन्स को मैनेज करता है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली उन रोड की ड्रेन्स को जो 60 फीट से कम की है। इसलिए कुलदीप शर्मा, एक दिल्ली के रेजिडेंट, ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जेल में है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अभी ऑटो पायलट में, प्राइम मिनिस्टर बिजी है अपनी मन की बात में, मेयर तो बारिश की खुशी में है और एलजी हर बार लड़ाई करते रहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट से, जबकि एजुकेशन माफिया बिना टैक्स दिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाल ही के टाइम पर मैंने कई वीडियोस बनाए इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे दिल्ली हो, बेंगलुरु हो या फिर मुंबई हो, हमारे शहर आईसीयू में है और प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की है। दिल्ली में जब म्युनिसिपल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो एक अनइलेक्टेड एलजी क्यों गवर्न कर रहे हैं? क्या लॉजिक है इस चीज की? हमें लोकल गवर्नमेंट को क्लियर जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हम दलदल में हैं इस पॉलिटिकल खिचड़ी की वजह से, पर अनफॉर्चुनेटली आईटी सेल और मीडिया को डिस्ट्रैक्टेड रखता है हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक दलदल में फंसे हुए हो और इस दलदल से बाहर निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना लोकल लेवल।